एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो बच्चों, हम क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन बैंक में वन लाइनर वाले क्वेश्चनों में हम 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हमें 16 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व करना है। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कौन सी निष्क्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो मेनली जीनोन के जो निष्क्रिय गैस है जीनोन, वह यौगिकों का निर्माण करते हैं। हालांकि औरों के भी यौगिक बनाए गए हैं, जैसे क्रिप्टॉन का एक यौगिक बना लिया गया है, औरों के भी बनाए गए हैं, लेकिन मेनली जो सबसे आसानी से बनाती है वो जीनोन ही है। क्वेश्चन नंबर 17, डी ब्लॉक के तत्वों में रंग प्रदर्शित करने का कारण लिखिए। तो डी ब्लॉक के तत्वों में रंग प्रदर्शित करने के दो कारण होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और दूसरा रीजन जो होता है वो डी संक्रमण। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही डी संक्रमण पाया जाएगा, और डी संक्रमण तभी होता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मेनली कारण है। क्वेश्चन नंबर 18, लेंथेनाइड संकुचन किस प्रकार से होता है। तो लेंथेनाइड संकुचन जो होता है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट प्रदर्शित करते हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लेंथेनाइड संकुचन होता है। अब ये दुर्बल परिरक्षण प्रभाव जो होता है, इसके कारण जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होते हैं और साइज छोटी होती चली जाती है। तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखो। ये ऑक्सीजन लिख रहा है, जो ऑक्सीकरण अवस्था है जो कि कितनी होती है, +3। लेंथेनाइडों की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ऑक्सीकारक किस प्रकार की एफ ब्लॉक की धातुएं बनाती हैं। देखो ऑक्सीकारक जो होती हैं, जैसे नॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्था इनकी होती है +3। अब एक तो होती है +4 ऑक्सीकरण अवस्था में कुछ एलिमेंट, और कुछ होते हैं +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। अब ये क्या करते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो कि स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये +2 से +3 में जाएंगे और +4 से भी +3 में आएंगे। +2 से +3 में जाने के लिए इनको क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, जबकि +4 से +3 में आने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ग्रहण। अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। तो +4 वाली क्या करेंगे, स्वयं का अपचयन करेंगे, और जो स्वयं का अपचयन करते हैं वो दूसरों का ऑक्सीकरण करती हैं। तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो एलिमेंट होंगे एफ ब्लॉक में वो ऑक्सीकारक का काम करेंगे। तो ये ऑक्सीकारक होंगे, और +2 वाले जो होंगे वो किसका काम करेंगे, अपचायक का काम करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये ऑक्सीकारक का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम, फ्लोरोमेथेन व क्लोरोमेथेन में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। तो फ्लोरोमेथेन CH3F और क्लोरोमेथेन CH3Cl। अब आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण फ्लोरोमेथेन का द्विध्रुव आघूर्ण आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्लोरोमेथेन का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है क्लोरोमेथेन से। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, गैस अवस्था में पाए जाने वाले एल्केन का सूत्र लिखो। CH4, मेथेन, एथेन, ये सभी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्लोरोमेथेन में बुर्ज अभिक्रिया से क्या बनेगा। तो बुर्ज अभिक्रिया लिख लेते हैं हम। क्लोरोमेथेन के दो अणु सोडियम की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाता है और यहाँ से बनता है आपका उच्चतर एल्केन। तो ये आपकी बुर्ज अभिक्रिया हो गई है, और यहाँ पर उच्चतर एल्केन यानी कि क्लोरोमेथेन से बन जाएगा आपका एथेन। ये बुर्ज अभिक्रिया है। यदि यहाँ पर ये दोनों पार्ट आपके एरोमेटिक रिंग होती तो यह अभिक्रिया आपकी फिटिंग कहलाती, और एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक होता तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाती बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, सीरे के किण्वन में कौन सा एल्कोहल बनता है। तो सीरे का किण्वन जब कराया जाता है तो मेथेनॉल का निर्माण होता है, C2H5OH का। क्वेश्चन नंबर 25 को चेक करते हैं।
मेथेनॉल व एथेनॉल में से कौन अधिक अम्लीय होते हैं? हालांकि एल्कोहल तो बहुत दुर्बल अम्लीय होते हैं, इनको तो अम्ल होने का अधिकार ही नहीं है, ये मानो आप, लेकिन फिर भी पूछ रहा है तो बताते हैं। CH3OH ये आपका मेथेनॉल है और C2H5OH ये आपका एथेनॉल है। अब CH3 का होता है प्लस आई इफेक्ट और C2H5 का भी क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। मैंने बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा होता है इसका। अब जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो H आसानी से नहीं निकल पाएगा, जबकि यहाँ पर ये कम इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तुलना में कम बढ़ेगी, H आसानी से निकलेगा इसकी तुलना में। तो मेथेनॉल की अम्लीय प्रकृति एथेनॉल से क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 26, फिनॉल को हवा में खुला रखने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो फिनॉल को जब हवा में खुला रखते हैं तो फिनॉल के ऑक्सीकरण से पैरावेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। इसके ऑक्सीकरण से पैरावेंजोक्विनोन बन जाता है। ये आपका पैरावेंजोक्विनोन है। अब इस पैरावेंजोक्विनोन का जो कलर होता है ना वो पिंक होता है, गुलाबी कलर। तो फिनॉल के ऑक्सीकरण से गुलाबी रंग हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ईथर को हाथ लगाने पर कैसा अनुभव होता है? तो ईथर को हाथ लगाने पर ठंडा लगता है हमें। बेफालतू का क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 28, कैनिजारो अभिक्रिया किन में होती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया किन में होती है। मैंने देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी आपको बताया था कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में। तो कैनिजारो अभिक्रिया वे यौगिक दर्शाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाए जाते। और इसी की एक और अभिक्रिया है एल्डोल संघनन अभिक्रिया, वो वे एल्डिहाइड और कीटोन दर्शाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते वो कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड, CCl3CHO। तो ये कंपाउंड आपके जो हैं वो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है रोजेनमुंड अपचयन से क्या बनता है? तो रोजेनमुंड अपचयन कौन करता है? एसिल क्लोराइड का रोजेनमुंड अपचयन होता है CH3C डबल बॉन्ड Cl और इसका अपचयन हो जाता है PD/BaSO4 की प्रेजेंस में। और अपचयन से क्या हो जाता है? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H इधर और ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। तो रोजेनमुंड अपचयन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। हालांकि यहाँ पर ये अपचयन आगे और भी चल जाता है तो BaSO4 मिलाया जाता है जो कि विस्कारक का कार्य करता है और इस अभिक्रिया को थोड़ा मंदित कर देता है, तो एल्डिहाइड ही बनता है। यदि BaSO4 नहीं मिलाया जाए तो फर्दर रिडक्शन हो जाएगा और एल्कोहल बनेगा। आंसर है आपका एल्डिहाइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 को चेक करते हैं। HBZ अभिक्रिया किस पदार्थ की अभिक्रिया है? तो HBZ हेल-बोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया बोलते हैं इसे, और यह अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड प्रदर्शित करते हैं या वो एसिड प्रदर्शित करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH। ये एसिटिक एसिड है। अब ये क्रियात्मक समूह है आपका और इसके पास वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन जिस पर 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। तो जिस किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वो HBZ रिएक्शन देते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड HBZ अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे।